नमस्कार। आज हम झारखंड के उस शानदार इतिहास की गहराई में उतरेंगे जिसने इस जमीन को एक अलग पहचान दी। हम उन शक्तिशाली राजवंशों की बात करेंगे जिन्होंने यहाँ राज किया और अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 6 अलग-अलग हिस्सों में बटे 10 बड़े राजवंशों के बनने और बिखरने की पूरी कहानी को समझेंगे। ये हमें झारखंड की उस विरासत से मिलाएगा जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम अपनी बात शुरू करेंगे मुंडाओं से, जिन्होंने यहाँ पहली नींव रखी। फिर नागवंशियों के लंबे शासनकाल को देखेंगे। इसके बाद पलामू के चेरो और खरवार और सिंहभूम के सिंह और ढाल राजवंशों तक का सफर तय करेंगे। और हाँ, रामगढ़, मान, पंचेत और खुखरा हाट जैसे राज्यों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इन सब ने मिलकर ही झारखंड के राजनीतिक नक्शे को पूरा किया था। तो कहानी शुरू होती है झारखंड के पहले स्टेट बिल्डर्स से, यानी प्राचीन मुंडा राजवंश। यही वो लोग थे जिन्होंने इस इलाके में एक संगठित शासन की नींव डाली थी। तो देखिए, हुआ ये कि मुंडा जनजाति ने ही सबसे पहले यहाँ एक राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे खुटकट्टी या खुट मुंडा सिस्टम कहा जाता था। ये एक तरह से सामुदायिक शासन था जिसने आगे आने वाले राजाओं के लिए एक जबरदस्त बेस तैयार किया। उन्होंने अपने नए राज्य का नाम रखा सुतियाम नागखंड और इसकी राजधानी बनाई सुतियाम्बे को, जो आज के रांची के पास है। अपने प्रशासन को उन्होंने 7 गढ़ों और 21 परगना में बांटा हुआ था। और उनके जो अंतिम राजा थे, मदरा मुंडा, उन्होंने ही एक नए युग के लिए दरवाजा खोला। अब मुंडाओं के बाद सत्ता पहुंची एक ऐसे राजवंश के हाथ में जो झारखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वालों में से एक बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागवंशी राजवंश की। नागवंशी शासकों की लिस्ट तो बहुत लंबी और शानदार है। अच्छा, उनके इतिहास को अगर ठीक से समझना है तो हम उन्हें उनकी उपाधियों के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शुरुआती शासक, फिर वो जिन्होंने कर्ण की उपाधि अपनाई, और आखिर में वो शासक जिन्होंने शाह की उपाधि का इस्तेमाल किया। इस महान राजवंश की नींव रखी थी फणी मुकुट राय ने। माना जाता है कि वो अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा के गोद लिए हुए बेटे थे। उन्होंने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया और पिठोरिया में एक बहुत ही सुंदर सूर्य मंदिर भी बनवाया। उनके बाद आए प्रताप राय और फिर गणपत राय, जिन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। गणपत राय ने ही प्रसिद्ध महामाया मंदिर की स्थापना की थी। अब आते हैं कर्ण की उपाधि वाले शासकों पर। इनमें सबसे पहले थे भीम कर्ण, जो एक महान योद्धा भी थे और एक बढ़िया निर्माता भी। उन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाया और सरगुजा के हेय शासक को भी हराया। सबसे जरूरी काम जो उन्होंने किया वो था अपनी राजधानी को खोखरा ले जाना। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि बाहरी हमलों से राज्य को बचाया जा सके। बाद में शिवदास कर्ण ने महामाया मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और प्रताप कर्ण ने सिंचाई के लिए कई तालाब और जलाशय बनवाए। एक और ताकतवर शासक हुए छत्रकर्ण। इनके ही समय में मुगलों के साथ संपर्क बढ़ा और कहते हैं कि मुगल सेनापति राजा मान सिंह इस इलाके में आए भी थे। उनके बाद आए दुर्जन शाह। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि हीरों के एक जबरदस्त पारखी थे, मतलब एक्सपर्ट। उनकी यही काबिलियत उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार तक ले गई। दुर्जन शाह की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें 12 साल तक कैद में रखा। लेकिन जब वो रिहा हुए तो उन्होंने अपनी राजधानी को दोईशा शिफ्ट कर दिया और वहां बनवाया मशहूर नवरत्न गढ़ किला, जो उस जमाने की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। शाह युग के शासकों ने भी काफी अहम योगदान दिया। यदुनाथ शाह, जो औरंगजेब के समय के थे, एक बहुत ही धार्मिक शासक माने जाते हैं। उनके बाद आए राम शाह, जो एक बड़े ही महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने पलामू और सिंहभूम पर हमला करके जीत हासिल की और कपिलनाथ मंदिर बनवाया। उनके बेटे रघुनाथ शाहदेव ने रांची के पास भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया और राजधानी को पालकोट ले गए। अब नागवंशी शासन के आखिरी सालों में बाहरी ताकतों का दबाव बहुत बढ़ने लगा था। शिवनाथ शाह के समय में मुगल गवर्नर फखरुद्दौला ने हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें हर साल 12,000 रुपए की श्रद्धांजलि देने पर मजबूर होना पड़ा। फिर मराठा सेनाएं बंगाल पर हमला करने के लिए झारखंड को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करने लगी और 1743 तक तो उन्होंने चौथ नाम का अपना टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिया। इससे नागवंशियों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई।
और इस तरह एक बहुत ही लंबे और शानदार शासन के बाद नागवंशी राजवंश का अंत हुआ अपने 62वें और अंतिम शासक शिवनाथ नागदेव के साथ। इसी के साथ झारखंड के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया। चलिए अब अपनी यात्रा को पलामू क्षेत्र की ओर मोड़ते हैं। यहाँ 2 और शक्तिशाली राजवंशों ने राज किया और इस इलाके के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। पलामू में पहले खरवारों ने अपना दबदबा कायम किया। उनके सबसे मशहूर शासक थे प्रताप धवल। उनके नेतृत्व में उन्होंने इस क्षेत्र पर तब तक शासन किया जब तक कि मुगलों ने उन्हें हरा नहीं दिया, और जब खरवारों का पतन हुआ तब चेरो राजवंश का उदय हुआ, जिन्होंने पलामू पर एक बहुत लंबी और स्थायी छाप छोड़ी। चेरो शासकों में सबसे महान थे मेदिनी राय। उनके शासनकाल को तो चेरो शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उन्होंने ही प्रसिद्ध पलामू किले का निर्माण कराया और कमलदह तालाब जैसे कई सार्वजनिक काम करवाए। उनके बाद के शासकों में जयकृष्ण राय ने राजस्व व्यवस्था को और मजबूत किया और मुगलों से भी संबंध बनाए रखे। इस राजवंश के अंतिम शासक थे चूड़ामन राय। अब हम झारखंड के दक्षिण पूर्वी कोने की तरफ बढ़ते हैं, यानी सिंहभूम, जहां 2 प्रमुख राजवंशों ने अपनी अपनी अलग पहचान बनाई। सिंहभूम पर सिंह राजवंश का राज था, जो 2 शाखाओं में बटा हुआ था। पहली शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह ने की थी और इसमें 13 राजा हुए। लेकिन दूसरी शाखा, जिसकी स्थापना दुर्जन नारायण सिंह ने की, वो ज्यादा लंबी चली। इसमें 52 राजाओं ने शासन किया, जो बताता है कि ये राजवंश कितना स्थिर और टिकाऊ था। सिंहभूम इलाके में एक और महत्वपूर्ण राजवंश था, धालभूम का ढाल राजवंश। इनके शासन की एक बहुत ही अनोखी बात थी इनकी जलकर प्रणाली, मतलब वाटर टैक्स सिस्टम। ये उस समय के एक कुशल और समझदार प्रशासन का बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा अब हमें झारखंड के बीच और उत्तरी हिस्सों में ले जाती है, जहां 2 और शक्तिशाली राजवंशों ने इस जमीन पर अपना परचम लहराया। सन 1368 में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राजवंश की स्थापना की थी। ये एक बड़ी शक्ति थी जिसका इलाका आज के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा जैसे कई जिलों में फैला हुआ था। दलपत सिंह और तेज सिंह जैसे कई शक्तिशाली शासकों के एक लंबे और शानदार इतिहास के बाद इस राज्य का 1955 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत भारत गणराज्य में विलय हो गया। हजारीबाग और पलामू के इलाकों में मान राजवंश का शासन था। इनके होने के सबूत हमें 8वीं सदी के शिलालेखों और कर्णेश्वर मंदिर में 14वीं सदी के शिलालेखों से मिलते हैं। अवंत, अलवारिया जैसे शासकों ने यहाँ राज किया, लेकिन लगातार हो रहे मराठा आक्रमणों की वजह से उन्हें आखिर में ये इलाका छोड़ना पड़ा। और आखिर में हम 2 और राज्यों पर नजर डालते हैं। मानभूम क्षेत्र में पंचेत सबसे शक्तिशाली राज्य था, जो अपने मजबूत किले के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ था खुखराहाट राज्य, जिसे 15वीं शताब्दी में हेमंत देव ने स्थापित किया था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनका शासक वंश दक्षिण भारत से आया था और उन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों को हराकर अपना राज कायम किया था। तो इन सभी राजवंशों की कहानी, जो एक दूसरे के बाद आईं और गईं, झारखंड की गहरी और जटिल ऐतिहासिक विरासत को हमारे सामने रखती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शासन की ये इतनी समृद्ध और अलग-अलग तरह की विरासत आज भी झारखंड की संस्कृति, समाज और पहचान को किस तरह से प्रभावित करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस क्षेत्र के अतीत और वर्तमान दोनों को और भी गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है।